तो हम आईपीसी भारतीय दंड संहिता को एक शॉट में पूरी धाराएं देखते हैं, जितना हो सके उतनी कोशिश करते हैं जो अपने एपीओ में सिलेबस में है। तो शुरुआत करते हैं धारा 1 से। धारा 1 नाम और प्रवर्तन की बात करता है। इसका नाम भारतीय दंड संहिता होगा और प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर धारा 2 कहती है कि भारत के भीतर अपराधों के लिए इस संहिता के अधीन दंड दिया जा सकता है। धारा 3 कहती है कि भारत से परे किंतु विधि द्वारा भारत में विचारणीय अपराधों के लिए दंड का प्रावधान संहिता के तहत दिया जा सकता है। फिर धारा 4 कहती है कि राज्य क्षेत्रातीत इस संहिता का विस्तार कहाँ तक होगा। राज्य के क्षेत्र के अतीत, राज्य के क्षेत्र, राज्य मतलब भारत, इसके बाहर इस संहिता का विस्तार कहाँ होगा, किस जगह होगा, किस वस्तु के लिए होगा, तो इसकी बात करता है। फिर धारा 5 सेविंग क्लोज की बात करता है और धारा 5 कहता है कि धारा 5 कहती है कि विशेष विधि या स्थानीय विधि के ऊपर इस आईपीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस प्रकार की बात करता है। फिर धारा 6 और 7। धारा 6 कहती है कि इस संहिता में दी गई सभी परिभाषाएं अध्याय 4 जो साधारण अपवाद है उसके अधीन रहेगी, यानी कि सभी परिभाषाएं साधारण अध्याय वाले अपवादों के अधीन रहेगी। कोई भी परिभाषा पढ़ने से पहले अपने को साधारण अपवाद देखने होंगे। फिर धारा 7 कहती है कि एक बार स्पष्टीकृत कोई पद है तो उसका अर्थ हर जगह लिया जाएगा। फिर आती है धारा 8 लिंग, 9 वचन, 10 स्त्री पुरुष, 11 व्यक्ति, 12 लोग, 13 को रिपील कर दिया है क्वीन को 1950 में, 14 सरकार का सेवक, 15 और 16 को रिपील कर दिया गया 1937, 17 गवर्नमेंट सरकार को परिभाषित करता है, 18 इंडिया, 19 जज, 20 जस्टिस मतलब न्यायालय, 21 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है, 22 में जंगम संपत्ति, 23 में सदोष लाभ सदोष हानि, 24 में बेईमानी, 25 में कपटपूर्वक, 26 में विश्वास का कारण, 27 में पति पत्नी सेवक और लिपि के कब्जे में संपत्ति है तो पति के कब्जे में माने जाएगी, 28 में कूटकर्ट की बात की गई है, 29 में दस्तावेज की बात की गई है, 29A में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, 30 में मूल्यवान प्रतिभूति की बात की गई है, 31 में विल या वसीयत की बात की गई है और 32 में कहा गया है कि 32 में ये कहा गया है कि आईपीसी की धारा 32 कहती है, 32 और 33 को सिमिलर याद रखना है अपने को, और 32 कहती है कि कार्य के अंतर्गत लोप भी शामिल है। मतलब कोई कार्य कर रहे हो तो ठीक है, अगर कोई लोप कर रहे हो और इस संहिता के अंदर कहीं पर भी कार्य शब्द दिया हुआ है तो समझा जाएगा कि अगर लोप हुआ है तो भी वो कार्य के अंदर समझा जाएगा। तो कार्य शब्द के अंदर लोप भी शामिल है। कहीं कार्य लिखा हुआ है तो उसका मतलब लोप भी समझना है, ओमिशन भी समझना है। फिर धारा 33 कहती है कि कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक है, वहीं लोप शब्द लोपावली का द्योतक है। मतलब कार्य की पूरी सीरीज, कोई पूरी श्रेणी, आवली मतलब माला, पूरी कार्य की शाला है, वो कार्यावली का पूरा कार्य का द्योतक है, वो पूरी कार्य में आएगी। और लोपावली कहीं हो रही है तो पूरी लोप में आएगी। कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक है, वही लोप शब्द लोपावली का द्योतक है। फिर धारा 34 सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया कोई भी कार्य अपराध होगा। ये धारा 34 बात करती है सामान्य आशय। फिर धारा 35 बात करती है कि सामान्य आशय या सामान्य ज्ञान, सामान्य आशय या सामान्य ज्ञान से किया गया कार्य अपराध होगा। फिर धारा 36 कहती है कि अंशतः कार्य अंशतः लोप, थोड़ा कर दो कार्य थोड़ा कर दो लोप तो भी अपराध बन जाएगा। ये हो गई 36। 37 कहती है कई कार्यों में से कोई एक कार्य करके भी आप अपराध कर सकते हो। और 38 कहती है कि कार्य तो समान हो लेकिन आशय समान नहीं हो, इंटेंशन समान नहीं हो, एक्ट आपका एक जैसा ही हो लेकिन माइंडों की मीटिंग नहीं हुई है, मस्तिष्क का मिलन पहले नहीं हुआ है, फिर जाके आप उसी जगह पहुंच रहे हो और कार्य समान कर रहे हो। मार तो एक ही व्यक्ति रहे हो लेकिन आपस में मिलकर नहीं मार रहे हो, एक दूसरा सोच के या दोनों सोच के अलग अलग आए, तो कार्य समान है, आशय समान नहीं। ये 38 कहती है। फिर 39 वॉलंटरी स्वेच्छा की बात करती है। 40
अपराध की बात करती है 41, स्पेशल लॉ की बात करती है, विशिष्ट विधि की। फिर 42 लोकल लॉ की बात करती है, 43 इनलीगल या अवैध की बात करती है, 44 सती की बात करती है, अपने 39 स्वेच्छा की बात करती है यानी कि वॉलेंट्री की, 40 धारा अपराध की बात करती है, 41 विशेष विधि, 42 लोकल लॉ, 43 अपने इनलीगल की बात करती है, 44 सती की बात करती है, 45 जीवन की बात करती है, 46 मृत्यु की बात करती है, 47 जीव जंतु की बात करती है, 48 जलियान की बात करती है, 49 वर्ष या ईयर की बात करती है, और 50 धारा की बात करती है, 51 शपथ की बात करती है, 52 सद्भावना पूर्व की बात करती है, और 52A संश्रय या हार्बर की बात करती है। ये एपीओ का सिलेबस में यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर आता है सहमति वाली बात, साधारण अपवाद वाला अध्याय 4, और वो कहती है, सबसे पहले आती है धारा 76। धारा 76 कहती है कि विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। कोई भी बात या कोई भी कार्य अपराध नहीं है, 76 कहता है। और 77 कहता है कि न्यायिक कार्यों में न्यायाधीश द्वारा की गई अपनी शक्ति के प्रयोग का कोई भी कार्य अपराध नहीं। और 78 कहती है कि न्यायालय के आदेश या निर्देश से किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। और 79 कहता है कि विधि द्वारा न्यायानुमत व्यक्ति के द्वारा तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। फिर बात आती है 80 की, और धारा 80 कहती है कि विधि पूर्वक साधन होने चाहिए। विधि पूर्वक साधनों से सद्भावना पूर्वक उचित सावधानी बरतते हुए कोई कार्य किया गया है और दुर्घटना दुर्भाग्यवश कोई कार्य हो गया है तो वो कोई अपराध नहीं है। ये 80 बात करती है। और 81 आवश्यकता के सिद्धांत की बात करती है और कहती है कि छोटी अपानी को रोकने के लिए बड़ी अपानी को रोकने के लिए छोटी अपानी कारित कर सकते हो, या किसी एक अपानी को रोकने के लिए अन्य अपानी कारित कर सकते हो। आवश्यकता का सिद्धांत 81। फिर 82 और 83 मत शिशु की बात करती है। 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। और 83 कहती है कि 7 से 12 वर्ष के शिशु को जिसकी समझ अपरिपक्व है उसके द्वारा कोई कार्य कर दिया है तो वो कार्य अपराध नहीं है। 82 83 हो गई। 84 कहती है विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। विकृत चित्त, पागल या जड़ व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध, विधिक व्यक्ति होना चाहिए, विधिक पागलपन होना चाहिए, कार्य अपराध नहीं है। 85 एंड 86, 85 मतता, 86 भी मतता की बात करती है। 85 कहती है अनैच्छिक मतता, इच्छा के विरुद्ध किसी ने मतता दे दी है और उसमें किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। और 86 कहती है कि अनैच्छिक मतता तो होनी ही चाहिए, मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता दी हो और कार्य विशेष आशय या विशेष ज्ञान से नहीं किया है तो ऐसा कार्य अपराध नहीं होगा। फिर 87 सहमति की बात करती है और 87 कहती है कि सहमति से किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। जिससे सहमति से किया गया कोई कार्य और उस कार्य से हो गई है कोई अपानी, कार्य सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, मृत्यु या घोरोपति कार्य करने का उसमें आशय नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी कार्य अपराध, ऐसी कोई भी अपहानी अपराध नहीं। मतलब खेल कूद के बारे में बात की। और 88 कहती है कि किसी के फायदे के लिए उसकी सहमति से किया गया कोई कार्य और उस कार्य से हो गई है कोई अपानी, अपना आशय मृत्यु या घोरोपति कार्य करने का नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। फिर 89 कहती है कि शिशु के फायदे के लिए उसके संरक्षक द्वारा दी गई है सहमति, उस सहमति से किया गया है कोई कार्य, उस कार्य से हो गई है कोई अपानी, तो ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है। फिर 90 में यानी कि धारा 90 में सहमति को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि कोई भी सहमति जो सती, भय या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है तो वो सहमति नहीं होगी। भय के अधीन कहते कैसे या तथ्य के भ्रम के अधीन कैसे, कि अगर कोई उन्मत्त व्यक्ति द्वारा सहमति दे दी गई है, उन्मत्त व्यक्ति के अंदर कौन आएगा, विकृत चित्त व्यक्ति आ जाएगा, और मतता में कोई व्यक्ति वो आ जाएगा।
उसके द्वारा दी गई कोई भी सहमति नहीं है, या फिर शिशु द्वारा कोई सहमति दे दी है तो वो सहमति नहीं है। तो क्या लिखा है 90 में कि सती, भय या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई कोई भी सहमति नहीं होगी। फिर 91 धारा 91 कहती है कि कोई कार्य वो स्वतः वो खुद ही अपराध है तो भले ही सहमति दे दो, यानी कार्य स्वयं में अपराध हो तो सहमति देने के बावजूद भी वो सहमति नहीं मानी जाएगी। 91। फिर 92 कहती है कि बिना सहमति भी कोई कार्य कर सकते हो, बशर्ते उसके फायदे के लिए होना चाहिए। जैसे कोई दुर्घटना में घायल व्यक्ति है और कोमा में गया हुआ है, या फॉर एग्जांपल कहते हैं बेहोश है, ऐसे स्थिति में डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, तो वो सहमति लेने का वेट करेगा, इंतजार करेगा, तब तक तो निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में कहा गया है कि बिना सहमति भी सद्भावना पूर्वक उसके फायदे के लिए किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, ये 92 कहता है। फिर 93 कहती है सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना उसके फायदे के लिए होनी चाहिए, तो कोई उस संसूचना से उसको कोई अपानी हो जाती है तो कोई अपराध नहीं है। फिर 94 कहती है कि धमकियों द्वारा विवश करके कोई सहमति दे दी है, कोई सहमति ली है और उससे कोई कार्य करवाया है तो वो कार्य अपराध नहीं है, बशर्ते इसमें दो शर्त है कि वो कार्य हत्या का नहीं होना चाहिए और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध वाला नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी कार्य कर दिया है और धमकी देकर करवाया है तो कोई अपराध नहीं है। और 95 कहती है कि विधि तुच्छ बातों की ओर ध्यान नहीं देती है, तुच्छ बातों के लिए विधि कोई अपराध नहीं है, तुच्छ बातें 95 कहती है। फिर 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात की जाती है और 96 कहती है कि हर किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। फिर 90 प्राइवेट परिभाषा दी गई 96 में। 97 कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर और संपत्ति की रक्षा के विरुद्ध है, ओनली फॉर। अगर आपको अपने शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की या खुद की संपत्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करनी है तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकते हो। फिर 98 धारा 98 कहती है कि आपको जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है ना, वो किसी विकृत व्यक्ति के विरुद्ध भी है, किसी शिशु के विरुद्ध भी है, बालकपन के व्यक्ति है उस व्यक्ति के विरुद्ध है, कोई मत में व्यक्ति है उसके विरुद्ध भी है आपको, और कोई तथ्य के भ्रम के अधीन कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, ये 98 कहती है। और 99 निर्बंधन लगाती है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर कि भाई आप प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का उपयोग तो कर रहे हो, लेकिन उस प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का उपयोग करने के लिए कब नहीं करना चाहिए आपको। तो लिखा है कि अगर कोई लोक सेवक अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो ऐसे में आप उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग नहीं करोगे। साथ साथ लोक सेवक के आदेश से कोई कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग नहीं करोगे। साथ साथ आप ऐसी स्थिति में हो, ऐसी परिस्थिति में हो, ऐसे सर्कमस्टेंसेज में हो और उस स्थिति में, उस परिस्थिति में आपकी पहुंच लोक सेवक तक हो सकती है और कोई आपके ऊपर एक्ट करे, तो ऐसे में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपयोग करने के बजाय लोक सेवक तक आपको पहुंच होनी चाहिए। और साथ साथ ये भी इसमें लिखा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग उतनी अपहानि तक ही किया जाना चाहिए जितनी अपहानि का किया जाना अपेक्षित है। मतलब आपको कोई मार रहा है तो आप भी सामने थप्पड़ भी मार सकते हो, आपकी मृत्यु कारित कर रहा है तो आप सामने मृत्यु कारित कर सकते हो। जितनी अपानी वो सामने करे उतनी अपानी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार में कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार ढाल है न कि तलवार है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर लोक सेवक कार्य कर रहा है तो उसके बताना चाहिए कि भाई ये लोक सेवक हूं मैं। तो ये 99 और फिर 100 कहता है कि शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब है। कब किसी व्यक्ति की आप मृत्यु कारित कर सकते हो प्राइवेट व्यक्ति में, प्राइवेट प्रतिरक्षा में। तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपको 99 के अपवादों का अध्ययन रहना होगा, उसके अध्ययन के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। अगर वो चीज़ें नहीं हो रही है 99 वाली, फिर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार उसकी मृत्यु कारित करने तक कर सकते हो। फिर आती है 101
अच्छा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु से भिन्न अपानी आप कार्य कब कर सकते हो? जब कोई ऐसा कार्य हो जिसके अंदर सामने मृत्यु से भिन्न कोई कार्य कर रहा है, कोई गौरवपति कर रहा है, उपपत्ति कर रहा है, तो भी आप 99 का जो अपवाद है उसके अधीन रहते हुए आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग कर सकते हो। फिर 102 कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की शुरुआत कहाँ से होगी और कहाँ तक बना रहेगा। तो 102 कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण शुरू हो जाएगा, उसी मोमेंट में शुरू हो जाएगा जब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की अपने को किसी भी अपानी की आशंका शुरू होती है, संकट आ जाता है, आसन संकट की आशंका हो जाती है, और वो तब तक बना रहेगा जब तक वो संकट की आशंका बनी रहती है, तब तक आप 102 के तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। फिर आती है 103। अच्छा, शरीर के विरुद्ध तो 102 से 103 हो गया। अब शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब तक है? तो धारा 99 के निर्बंधों के अधीन तो रहना ही होगा आपको। उसके अलावा आप कोई संपत्ति को इस प्रकार रिष्ट कर रहा है या नुकसान पहुंच रहा है, या संपत्ति आपकी या अन्य किसी की एकमात्र उपाय प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार में मृत्यु कारित करना ही है, तो आप मृत्यु कारित कर सकते हो। फिर धारा 104 कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में संपत्ति के विरुद्ध कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग कर रहे हो, तो ऐसे में मृत्यु से भिन्न हानि कब करने का अधिकार है आपको, उसका विस्तार कहाँ तक है? तो कोई गौरवपति या उपपत्ति ऐसी कोई कर रहा है जो मृत्यु से भिन्न है, तो धारा 99 के अपवादों के अधीन रहते हुए आपको उसका उपयोग कर सकते हो। फिर आती है धारा 105। 105 कहती है कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक बना रहेगा। तो धारा 105 कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू तो उसी टाइम हो जाएगा जिस टाइम कोई भी संपत्ति के विरुद्ध अपराध कर रहा है, उसी क्षण। जैसे चोरी के विरुद्ध संपत्ति का अधिकार है, तो चोरी करने से लगाकर और बना तक कब तक रहेगा, ये भी साथ में समझें कि जैसे चोरी है तो चोरी के अंदर चोरी करना जैसे स्टार्ट करे, ऐसे स्थिति में आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार वहाँ शुरू हो जाता है, और वो जब तक चोरी करता रहे और जब तक चोरी करके वस्तु को लेकर भाग रहा है तब तक आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार है। भाग गया है उसके बाद प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार नहीं, भाग चुका है। और रिष्टी है तो रिष्टी कर रहा है, तो जब से रिष्टी स्टार्ट की है वहाँ से लगाकर रिष्टी करता जा रहा है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार वहाँ तक चलता जा रहा है। और कोई गृह अतिचार है तो गृह भेदन से लगाकर गृह अतिचार करते वहाँ तक आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग कर सकते हो। सेमी लूट में जब तक लूट करता रहे। फिर 106 जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के अंतिम धारा है, वो बोलती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आप किसी को इनोसेंट पर्सन, यानी कि इनोसेंट पर्सन यानी कि कोई अपराधी नहीं है, निर्दोष व्यक्ति को भी आप मृत्यु कारित कर सकते हो। 106 में कोई निर्दोष व्यक्ति ने कार्य कर दिया, जैसे कोई भीड़ है और भीड़ के अंदर कोई किसी को मारने आ रहा है, तो ऐसे में उसको उस भीड़ के ऊपर गोली चलानी पड़ेगी, नहीं चलाएगा तो वो खुद मरेगा ऐसी स्थिति। और भीड़ में तो कोई निर्दोष व्यक्ति भी हो सकता है, वो भी मृत्यु कारित हो सकती है। तो 106 कहता है कि अगर आपकी ऐसी संकट की आशंका हो गई है कि मृत्यु हुई होगी मेरी, ऐसी स्थिति में आप निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो। ये होता है अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त। फिर आती है अपने सिलेबस के अंदर शरीर के विरुद्ध अपराध चैप्टर 16, और चैप्टर 16 कहता है 299 आपराधिक मानववध की बात करता है, और आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है उसकी बात करता है। इसमें 2 आशय, एक ज्ञान है, नॉर्मल आशय होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, और ऐसे में कोई कार्य कर दिया तो आपराधिक मानववध है 299। फिर 300 हत्या की बात करता है, हत्या के अपराध को परिभाषित करता है और कहता है कि आपराधिक मानववधी हत्या है, बस उसमें आशय थोड़ा प्रबल हो जाए और ज्ञान भी अधिक संभाव्य बन जाए, और प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु होना ही संभव है, होगी ही। ऐसी परिस्थिति में आप हत्या के दोषी होंगे। फिर 301 विद्वेष के अंतरण के सिद्धांत की बात करता है, और 301 कहती है कि आपका मारने का आशय किसी का था और उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है,
तो ऐसे में आपके ऊपर आपराधिक मानववध का आरोप लगेगा। 301 फिर 302 हत्या की दंड की बात करता है, और 303 कहता है कि आजीवन सिद्ध दोष कोई अपराधी है उसके द्वारा कोई मृत्यु कारित कर दी जाती है तो हत्या का अपराध माना जाएगा। 303 फिर 304 आपराधिक मानववध के दंड की बात करता है। फिर 305 कहता है कि शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। और फिर 306 कहता है, अच्छा बीच में 304A और 304B। 304A कहता है उपेक्षा या उतावलेपन द्वारा मृत्यु कारित करना। 304B कहता है दाह या शारीरिक पीड़ा या विवाह की 7 वर्ष की आयु के भीतर किसी नातेदार द्वारा दहेज के लिए किसी को क्रूरता करना, कहा जाएगा कि उसने दहेज मृत्यु कारित की जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। प्रिजम्पशन पर आधारित है, आजीवन कारावास का दंड है। फिर बात आती है अपने 305, तो मैंने शिशु और उन्मत्त व्यक्ति बताया, शिशु और विकसित व्यक्ति के विरुद्ध दुष्प्रेरण करना आत्महत्या का। फिर 306 कहती है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना। फिर 307 हत्या के प्रयत्न की बात करता है। 308 आपराधिक मानववध का प्रयत्न के लिए दंड। फिर 309 आत्महत्या के प्रयत्न का दंड। और 310 ठग को परिभाषित किया है। ठग वो है जो चोरी करता है शिशुओं की, जो डाकुओं की टोली में शामिल हो जाता है। और 311 ठग के लिए दंड ओनली और आजीवन कारावास। 312 से गर्भपात के विरुद्ध अपराध शुरू होती है। 312 कहते हैं कि स्त्री के विरुद्ध स्त्री की सहमति से गर्भपात कारित करना। फिर 313 कहता है कि स्त्री की सहमति के बिना, सिवाय स्त्री की सहमति के आप गर्भपात कारित कर रहे हो। 314 कहता है कि गर्भपात के परिणाम स्वरूप स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो 312, 13, 14। 315 कहता है बच्चे को पैदा होने से रोकना या कोई ऐसा कार्य कर देना बच्चा का पैदा होने से पहले कि बच्चा पैदा होते ही उसकी मृत्यु कारित हो जाए तो 315। 316 कहता है कि मारने का आशय तो उस स्त्री को था, गर्भवती है उसको, लेकिन अजात अजन्मे शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाए तो ऐसे में आप 316 का अपराध कर बैठेंगे। फिर 317 कहता है कि सुरक्षा का त्याग की बात करता है। वो बोलता है कि मारने का आशय तो नहीं है, लेकिन बच्चे की सुरक्षा को संरक्षण से माता पिता या द्वारा त्याग दिया जाता है तो कहेंगे 317 का अपराध किया है। और 318 गुप्त वयन की बात करता है, मतलब मृत्यु को छिपाना, बच्चे को मृत शरीर को छिपाना या फिर बच्चे को जन्म को छिपाना, तो 318 की बात करता है। फिर 319 से उपपत्ति शुरू हो जाती है। 319 में उपहति को परिभाषित किया है। उपहति वो है जो रोग, अंग शैथिली या पीड़ा। 319 फिर 320 में 8 प्रकार की घोर उपपत्ति बताई गई है। 321 में स्वेच्छा उपपत्ति, 322 में स्वेच्छा घोर उपपत्ति, 323 में स्वेच्छा उपपत्ति के लिए दंड, 324 में खतरनाक आयुध द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, 325 में स्वेच्छा घोर उपपत्ति के लिए दंड, 326 में खतरनाक आयुध द्वारा स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, 326A और 326B। 326A कहती है कि एसिड अटैक द्वारा स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, और 326B कहती है कि स्वेच्छा अपने एसिड अटैक द्वारा स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने का प्रयत्न करना। फिर 327 कहती है कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए अथवा अवैध कार्य करवाने को मजबूर करने के लिए किसी को उपपत्ति कारित करना। 328 कहती है कि विष द्वारा कोई किसी को विष देकर आप उपपत्ति कारित कर रहे हो। तो 329 कहता है कि वही संपत्ति उद्यापित करने के लिए या फिर अवैध कार्य करवाने को मजबूर करने के लिए आप किसी को घोर उपपत्ति कारित कर रहे हो। 329। फिर 330 कहती है कि किसी से संस्वीकृति उद्यापित करवाने के लिए या फिर संपत्ति का प्रत्यावर्तन करवाने के लिए आप किसी को उपपत्ति कारित कर रहे हो। 331 कहता है कि संस्वीकृति उद्यापित करवाने के लिए या फिर संपत्ति का प्रत्यावर्तन करवाने के लिए आप किसी की घोर उपपत्ति कारित कर रहे हो। उसके बाद बात आती है 332 और 33 की। 332 कहती है कि लोक सेवा के विरुद्ध आप कोई लोक कर्तव्य के निर्वहन के समय आप उपपत्ति कारित कर रहे हो। फिर 333 कहती है कि लोक सेवा के विरुद्ध आप लोक कर्तव्य के निर्वहन के समय कोई घोर उपपत्ति कारित कर रहे हो। फिर 334 और 35। 334 कहता है कि प्रकोपन में आप स्वेच्छा उपपत्ति कारित कर रहे हो।
335 कहती है स्वेच्छा प्रकोपन में आप घोरुपति कार्य कर रहे हो। 336, 37, 38, 336 कहती है कि उपेक्षा या उतावलेपन द्वारा किसी मानव जीवन के शरीर को संकट में डाल रहे हो। 337 कहती है कि उपेक्षा या उतावलेपन द्वारा मानव जीवन के शरीर को संकट में डालते हुए उपपत्ति कार्य करना। फिर 338 कहती है कि उपेक्षा या उतावलेपन द्वारा मानव जीवन को संकट में डालते हुए आप कोई घोर उपपत्ति कार्य कर रहे हो, तो 338 का अपराध है। फिर 339 से सदोष अवरोध और सदोष प्रतिरोध की बात हो जाती है। 339 में कहता है कि सदोष अवरोध क्या है, 340 में सदोष प्रतिरोध, 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड, 342 में सदोष प्रतिरोध के लिए दंड, 343 में 3 दिन से लगाकर 9 दिन तक किसी को सदोष प्रतिरोध करना, 344 में 10 दिन से अधिक किसी को सदोष प्रतिरोध में रखना, 344 हो गया। और 345 किसी की रिट निकल चुकी है या फिर किसी की बेल मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है, ऐसे व्यक्ति को आप सदोष प्रतिरोध रख रहे हो, 345। 346 कहता है गुप्त स्थान पर आप किसी को सदोष प्रतिरोध कर रहे हो, 346 हो गया। 347 कहता है कि अपने संपत्ति उद्यापित करने के लिए या फिर कोई अवैध कार्य करवाने के लिए आप किसी को सदोष प्रतिरोध कर रहे हो। और 348 कहता है कि संस्वीकृति उद्यापित करवाने के लिए या फिर संपत्ति का प्रत्यावर्तन, वही 27 और 29 वाली बात, संपत्ति का प्रत्यावर्तन करवाने के लिए आप किसी को सदोष प्रतिरोध कर रहे हो। तो ये हो गई 348। फिर 349 बल को परिभाषित करता है। बल वो है जो गति दे दे, गतिहीनता कर दे या गति परिवर्तन कर दे। फिर 350 आपराधिक बल को परिभाषित करता है। वही बल है उसके अंदर इंटेंशन आ जाए, वही बल है जो बिना सहमति हो जाए तो वो कहेंगे वो आपराधिक बल है। तो ये होगा 350। 351 में हमले को परिभाषित किया गया है। 352 में आपराधिक बल और हमले के लिए दंड की बात कही गई है। और 353 कहा गया है कि लोक सेवक के विरुद्ध लोक कर्तव्य के निर्वहन के समय आप कोई आपराधिक बल या हमले का प्रयोग कर रहे हो। 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से आप हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो। 354 ए कहता है कि लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील साहित्य दिखाने के लिए आप किसी को आप हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो। 354 बी स्त्री को विवस्त्र करने के आशय से आप हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो। 354 सी दृश्य रतिकता, किसी को एकटक देखना स्त्री को, तो ऐसे में आप ये आपराधिक बल या हमले में आएगा। फिर 354 डी किसी को पीछा कर रहे हो, किसी को ट्रैक कर रहे हो, कोई सोशल मीडिया व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, इनको अगर आप ट्रैक कर रहे हो लगातार, तो ये 354 डी का अपराध है। 355 पुरुष की बात करता है, कहता है कि किसी को अनादर करने के आशय से आप उस पर आपराधिक बल या हमले का प्रयोग कर रहे हो। स्पेशली पुरुष नहीं है, बट अनादर करने के आशय से आप किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं। 355 हो गया। फिर 356 कहता है कि चोरी करने के आशय से आप किसी के ऊपर आपराधिक बल या हमले का प्रयोग कर रहे हो। 357 कहता है कि किसी को उपपत्ति या घोरोपति कार्य करने के आशय से आप किसी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो। या फिर सदोष प्रतिरोध करने के लिए किसी को आप, या उपते नहीं है, सदोष प्रतिरोध किसी को करने के लिए आप उसको आपराधिक बल या हमले का प्रयोग कर रहे हो। और फिर 358 लास्ट ये कहता है कि प्रकोपन में आप आपराधिक बल या हमले का प्रयोग कर रहे हो। फिर 359 व्यापरण की किस्मों की बात करता है। 360 भारत में से व्यापरण। 361 विधि पूर्वक संरक्षण में से व्यापरण की बात करता है। फिर 362 अपहरण की बात करता है। 363 व्यापरण के दंड की बात करता है। 363 ए और एक आता है भीख मांगने के प्रयोजन से आप किसी को व्यापरण कर रहे हो। 364 में हत्या करने के लिए आप किसी का व्यापरण कर रहे हो। 364 ए में फिरौती या मुक्ति धन मांगने के लिए आप व्यापरण कर रहे हो। और 365 में किसी को सदोष प्रतिरोध करने के लिए आप उसका व्यापरण कर रहे हो। 366 में कहता है आप किसी को उपपत्ति कारित करने के लिए या घोर उपपत्ति कारित करने के लिए आप किसी का व्यापरण कर रहे हो। और 367 कहता है कि किसी को सदोष प्रतिरोध करने के लिए आप उसका व्यापरण कर रहे हो।
367 कहता है कि 366 दूसरी बात कहता है, सॉरी 366 कहता है कि किसी स्त्री का विवाह करने के आशय से या एक संभोग करने के आशय से आप उसका व्यापरण कर रहे हो। और 366A और 366B भी कहता है। 366A कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री को आप अयुक्त संभोग के लिए उठा रहे हो, उपायन कर रहे हो। 366B कहता है कि विदेश से किसी 21 वर्ष से कम आयु की लड़की को आप आयात कर रहे हो। फिर 367 कहता है कि आप उपपत्ति कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण कर रहे हो। और 368 कहता है कि किसी को सदोष प्रद्योत करके आप छिपा रहे हो तो आप 368 का अपराध कर रहे हो, व्यापरण कर रहे हो। फिर 369 शिशु के शरीर से आप चोरी कर रहे हो, कोई 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर से चोरी करने के आशय से आप व्यापरण कर रहे हो। फिर 370 मानव व्यापार या दुर्व्यापार की बात करता है और कहता है कि किसी व्यक्ति को बेचना, खरीदना। मानव व्यापार की बात करते हैं 370। फिर 370A कहता है कि जो दुर्व्यापार करके आप लाए और किसी को, उसको आप शोषण कर रहे हो। फिर 371 कहता है दासों की खरीद फरोख्त, दासों को लाना, बेचना, खरीदना, आयात निर्यात की बात करता है। फिर 372 कहती है वेश्यावृत्ति के लिए किसी स्त्री को आप बेच रहे हो। और 373 कहती है कि वेश्यावृत्ति के लिए किसी स्त्री को खरीद रहे हो। 374 कहती है, 74 कहती है कि विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम किसी व्यक्ति से आप, किसी शिशु से, किसी अप्राप्त शिशु से आप कोई विधि विरुद्ध कोई लेबर का काम करवा रहे हो। ये 374 का अपराध। 375 में बलात्संग को परिभाषित किया गया है और 376 में बलात्संग के लिए दंड की बात की गई है। 376A में कहा गया है कि बलात्संग के परिणाम स्वरूप किसी महिला की मृत्यु हो जाए। फिर 376A कहता है कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग। फिर 376B कहता है कि पति द्वारा पत्नी की पृथकता के दौरान उसके साथ मैथुन करना। 374C कहता है प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा मैथुन करना। 374D कहता है कि सामूहिक रूप से किसी के साथ बलात्संग करना, गैंगरेप। 376DA कहता है कि 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ गैंगरेप करना। और 376DB कहता है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ गैंगरेप कर रहे हैं। फिर 376E कहते हैं कि ये जो बलात्संग वाले अपराध है, इनकी अगर पुनरावृत्ति कर रहे हो तो मृत्युदंड जैसे अपराध दंडित किया जाएगा, मृत्युदंड के दंड से। फिर 377 कहती है अप्राकृतिक मैथुन, विधि विरुद्ध प्रकृति के विरुद्ध मैथुन करना, नवतेज सिंह जोर वाला केस 377। फिर 378 से अपने चोरी आ जाती है, चोरी। 379 में चोरी के लिए दंड। फिर 380 में कहा गया है कि निवास गृह या जलियान या तंबू में चोरी करना। 381 में कहा गया है लिपिक या सेवक द्वारा चोरी करना, स्वामी की संपत्ति से। 382 कहता है कि चोरी करने के आशय से किसी को मृत्यु या घोरोपत्ति की तैयारी के साथ चोरी करना, ये 382। फिर 383 उद्यापन की बात करता है, एक्सटॉर्शन की बात करता है 383। 384 उद्यापन के लिए दंड। 385 सती कार्य करने के लिए उद्यापन का प्रयत्न। 385 मृत्यु या घोरोपत्ति कार्य करने के लिए उद्यापन करना। 386 मृत्यु या घोरोपत्ति करने की तैयारी के साथ उद्यापन का प्रयत्न। 387 कहता है कि मृत्यु या घोरोपत्ति कार्य करने के लिए, मृत्यु या घोरोपत्ति की तैयारी के साथ उद्यापन का प्रयत्न। फिर 388 और 89 कहता है, 388 कहती है कि किसी से संस्वीकृति उद्यापित, सॉरी 388, 388 और 389 दोनों एक ही बात कहती है। और ये
390 में फिर जैसे लूट आती है तो उससे पहले अपने को 380 और 89 का प्रयत्न और अपने 388 कहती है कि अभियोग लगाना है। 38 और 89 388 कहती है मृत्यु या घोरोपति के दंडनीय अपराधों का अभियोग लगाने का भय डालकर आप किसी के साथ उद्यापन कर रहे हो। और 389 कहती है कि अन्य किसी भी तरह का अभियोग लगाने की धमकी देकर भय डालना और उसके बाद उद्यापन का करना या फिर उद्यापन का प्रयत्न करना। फिर 390 में लूट, 391 में डकैती, 392 में लूट के लिए दंड, 393 में लूट का प्रयत्न, 394 में लूट के लिए स्वेच्छा उपतिकारित करना, 396 में डकैती के लिए 395 में डकैती के लिए दंड, 396 में हत्या सहित डकैती, 396 में हत्या सहित डकैती, 397 में मृत्यु या घोरोपति के प्रयत्न के मृत्यु या घोरोपति के प्रयत्न के साथ डकैती या लूट कर रहे हो। और 398 कहता है कि खतरनाक आयुधों से सज धज कर आप सज्जित होकर कोई लूट या डकैती कर रहे हो। ठीक है, फिर आ गया अपना 99। 399 कहती है कि डकैती की तैयारी करना। 399 हो गया। फिर 40 कहता है डाकुओं की टोली में शामिल होना। 401 कहता है चोरों की टोली में शामिल होना। 402 कहता है कि डकैती के लिए किसी जगह एकत्रित होना। फिर 403 आपराधिक दुर्विनियोग की बात करता है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की बात करता है। फिर 403 कहता है कि किसी मृत शरीर के कब्जे में से आप आपराधिक संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग कर रहे हो। फिर 405 आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है। फिर 406 आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड की बात करता है। फिर 407 कहता है कि किसी वाहक द्वारा, कोई ट्रांसपोर्टर है उसके द्वारा, कोई भांडा ग्राहक है उसके द्वारा, वेयरहाउस ओनर है उनके द्वारा उनके द्वारा अपराधी न्यास भंग करना। और फिर 406 407 हो गया। 408 कहता है कि लिपिक या सेवक के द्वारा कोई अपराध न्यास भंग करना। और 409 कहता है कि कोई बैंकर है, कोई फैक्टर है, कोई व्यापारी है, कोई दलाल है, कोई एजेंट या अभिकर्ता है, कोई लोक सेवक है, उनके द्वारा कोई न्यास भंग किया गया है तो 409 का अपराध कारित करते हैं। फिर 410 संपत्ति को, चुराई हुई संपत्ति क्या होती है उसको परिभाषित किया है। 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से छिपाना। 411 412 कहता है कि डकैती से प्राप्त संपत्ति को छिपाना। फिर 413 कहता है कि चुराई हुई संपत्ति का व्यापार करना। और 414 कहता है कि चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना। फिर 415 सल को परिभाषित करता है। 415 सल को परिभाषित करता है मतलब मिसचीफ। और 415 के लगाकर आगे का हम बाद में करते हैं।